लूटने वालों ने ऐसा लूटा कि अंदर कहीं कील तक न छोड़ी। न जाने पीतल की वो तख्ती कोई क्यों नहीं ले गया जिस पर कसरे जमशेद के अल्फाज कुंदा थे। इसे संगे लोहे मजार की तरह छोड़ दिया। अपने कैदी को मैंने ऊपर की मंजिल पर एक दरमियानी कमरे में मुंतकिल किया। अगर वो वहाँ चिल्लाता तब भी इसकी आवाज़ इन दीवारों के सिवा कोई न सुनता। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने इसे कार की डिग्गी से रस्सी ला के फिर बांध दिया और इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर नीचे उतर आया। सूरज तलू हो चुका था और भूख से मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त खाना खाया था। उसके बाद मुझे चाय की एक प्याली भी नसीब नहीं हुई थी। कार को दोबारा निकालना एक और ड्राइविंग टेस्ट साबित हुआ, लेकिन इस मर्तबा मैंने कार पर खराश नहीं आने दी। मेरी ज़ाहिरी हालत सूट पहनने के बावजूद ऐसी हो रही थी कि मेरा कार में होना ज़रूरी था। सड़क पर से गुजरने वाले मजदूरों ने इस हवेली से निकलने वाली शानदार कार को हैरत से देखा। मैंने समनाबाद के बाजार का रुख किया। एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ खरीदारी की। एक थर्मोस में चाय ले जानी थी। बिस्किटों के कुछ डब्बे, सिगरेट और स्प्रेन लेकर मैंने वापसी इख्तियार की। अगर मुझे इसी वीराने में रहाइश इख्तियार करनी पड़ी तो मुझे और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहनने के कपड़े, 2-4 बर्तन, कम से कम चाय कॉफ़ी बनाने का सामान, लालटेन और मिट्टी का तेल, फर्श साफ करने के लिए एक झाड़ू, सोने के लिए एक दरी और एक तकिया। लेकिन ये शॉपिंग बाद में भी की जा सकती थी। पहले ये ज़रूरी था कि मैं अपने कैदी को जिंदा रखने का सामान फराहम करूं। वो मर गया तो मेरी तफ्तीश धरी रह जाएगी। जल्दी किसी बात की नहीं थी। मेरे काम में मुदाखलत करने वाला कोई नहीं था और मैं तहैया कर चुका था कि ना इस शख्स को मरने दूंगा और ना कत्ल होने दूंगा। मैं इसकी जुबान से वो सब कुछ सुनूंगा जो इसे मालूम है। इस बार मैंने गाड़ी को सड़क पर छोड़ा और अंदर पहुंचा। वो फिर होश में था और आंखें खोले पड़ा था। इसके बदन पर सिर्फ पतलून रह गई थी। चुनाचे रस्सी के हर बल का नील, चोट का हर जख्म और हर खराश इसके शानों, कमर, पेट और सीने पर नुमाया थे। आदमी वो यकीनन सख्त जान था और बुज़दिल भी नहीं था, वरना मेरे सामने गिड़गिड़ाता और मुझसे रहम की भीख मांगता कि वो मेरा दुश्मन नहीं, महज हुक्म का गुलाम है। लेकिन अभी तक इसने शिकस्त तस्लीम ही नहीं की थी। मैंने इसे आज़ाद किया और खाने पीने की चीज़ें इसके सामने रख दी। इस थर्मोस में चाय है, मैंने कहा, और ये बिस्किट है और स्प्रेन है। तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? वो रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा क्यों रखना चाहते हो? इसलिए कि मुझे तुमसे चंद सवाल करने हैं। मैंने अपने बैठने के लिए रुमाल बिछा के कहा और सिगरेट जला ली। तुम अगर मरना चाहते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारी मौत आसान नहीं है। तुम्हें कत्ल करना ही होगा तो मैं खुद नहीं करूँगा, तुम्हें तुम्हारे साथियों के हवाले कर दूंगा, मगर ये मेरी मर्जी पर मुनहसिर है। मजबूरी में बहुत से लोगों को मैंने खुद ठिकाने लगाया है। इसने बिस्किट चढ़ने शुरू किए और देखते देखते पूरा डब्बा साफ हो गया। वो भी मेरी तरह भूखा था, लेकिन इसकी जिस्मानी तवानाई मुझसे ज्यादा खर्च हुई थी। गरम गरम चाय के साथ इसने स्प्रेन निगल ली और बिल्कुल ताज़ा दम नजर आने लगा। तुम समझते हो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, वो बोला। मेरी जुबान आज तक पुलिस नहीं खुलवा सकी। हमारी पुलिस वाकई बहुत नाअहल है, मैंने कहा। कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझता ही नहीं, जानता भी हूँ कि तुम मेरी हर बात का सही जवाब दोगे। तुम चौधरी दिलावर के लिए कब से काम कर रहे हो? कौन चौधरी दिलावर? वो बोला। मैं तो अपना नाम भी नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम जानते हो? मैंने तन से कहा। एसपी साहब के घर में किससे मुलाकात करने गए थे? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल के हाथ में थाम लिया। मिस्टर फोरमैन, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे नाम से कोई गर्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम फोरमैन भी नहीं हो, लेकिन एक शाम तुमने दीगर 5 अफराद के साथ मिलकर मुझे लकड़ी के एक क्रेट में पैक किया था। वो भी तुम्हारी तरह नकली फोरमैन थे। इनमें से 2 मुझे ट्रक में डाल के रवाना हुए थे, लेकिन लौट कर नहीं आए थे। बाकी 3 कहाँ हैं? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, वो बोला। मैंने सिगरेट को फर्श पर रगड़ के बुझाया और खड़ा हो गया। अभी वक्त है, याद करो वो लोग कौन थे? मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर इसकी कनपटी पर रख दिया। वो सीधा बैठा अपने सामने वाली दीवार को देखता रहा। मैंने छत की तरफ देखा। इसमें भी एक फानूस का ढांचा मोल्लिक था। इसके हर सिमत फैले हुए बाजू यकीनन पीतल के होंगे, लेकिन अब लोहे के ही नजर आते थे। मैंने रस्सी का एक सिरा ऊपर उछाला और दूसरी तरफ से खींच लिया। दूसरे सिरे का फंदा बना के मैंने रस्सी को खींचा।
आहिस्ता आहिस्ता गिरह ऊपर पहुंच गई और फानूस की छत से मोहल्लिक रखने वाले पाइप के गेट जमकर सख्त हो गई। वो कुछ खौफजदा नजर आने लगा था। अचानक इसने मुझ पर हमला किया, लेकिन इस बार मैं गाफिल नहीं था। मैंने लात मारी जो इसके सीने पर पूरी कुव्वत से पड़ी। वो कराह के उल्ट गया और फर्श पर जा पड़ा। इस रस्सी से मैं एक एक को फांसी दूंगा, मैंने कहा और इसे टांग से पकड़ के घसीट लिया। रस्सी के झूलने वाले सिरे को मैंने दोबारा फानूस के ऊपर से गुजारा और फिर दोहरी हो जाने वाली रस्सी से लटक कर इसकी मजबूती का अंदाजा किया। जब मैंने फंदा बनाया तो इसकी सूरत पर दहशत के आसार पहली मर्तबा नमूदार हुए। चलो उठो, मैंने किसी जल्लाद की तरह इसके करीब जाकर कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसे यकीन आने लगा था कि मैं उसे फांसी देना चाहता हूँ। मैंने अचानक उसके सर पर मुक्का मारा। वो चकरा के गिरा तो मैंने इसके दोनों पाँव के पंजे उठाए और रस्सी से बांध दिए। फिर मैंने दोबारा सिरे को खींचना शुरू किया। वो ऊपर उठने लगा। मैं रस्सी खींचता गया यहाँ तक कि वो जमीन से 3 फुट की बुलंदी पर उल्टा झूलने लगा। बाकी रस्सी को मैंने एक दरवाजे के हैंडल से बांध दिया। दिलावर तुमको छोड़ेगा नहीं, उसने मुझे एक गलीज गाली दी और हाथों से ऊपर उठ के रस्सी को थामने की कोशिश की। इसके हाथ जमीन तक नहीं पहुंच सकते थे और वो महज जिस्म की ताकत से खुद को उठा के रस्सी का सहारा भी नहीं ले सकता था। मैंने उसे आहिस्ता से धकेला और वो पेंडुलम की तरह झूलने लगा। बहुत जल्द याद आ गया अपने बाप का नाम। मैंने कहा, अभी तुम कह रहे थे कि कौन दिलावर, अब मैं जा रहा हूँ, तुम और बातें भी याद करने की कोशिश करो। इस तरह जिस्म का खून सर की तरफ आ जाता है और सुना है ये आसन याददाश्त को बेहतर बना देता है। मैं वापस आके पूछूंगा कि कितना याद आया। तुम चीखना चिल्लाना चाहो तो अपना शौक जरूर पूरा करो। तुम्हारी आवाज बैठ जाएगी, किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। मैं दरवाजा बंद करके बाहर निकल आया। सुबह के 8 बजे थे। कोठियों में रहने वाले सोकर उठ चुके थे, लेकिन बाहर से देखने पर कहीं इंसानी आबादी के आसार नजर ना आते थे। रिहायशी इलाके से गुजरने वाली ये मुख्तसर और तंग सड़क आम आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी और बाइलैन समझी जाती थी। यही वजह थी कि अभी तक किसी ने मुझे इस वीरान कोठी में आते जाते नहीं देखा था। जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो सामने वाली कोठी से एक कार निकली और मुखालिफ सिमत में चली गई, जिसे खुद मालिक चला रहा था। वो काम पर पहुंचने की जल्दी में मालूम होता था कि इसने मुझ पर निगाह नहीं डाली। मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बनाई और अनारकली की तरफ रवाना हो गया। जीपीओ के सामने गाड़ी रोक के मैंने पब्लिक टेलीफोन से राबिया को कॉल की। रिसीवर बेगम रिजवी ने उठाया। हेलो के जवाब में मैंने कहा कि राबिया से बात करनी है। कौन? तुम सिकंदर? बेगम रिजवी ने मेरी आवाज फौरन पहचान ली। कहाँ से बोल रहे हो? सॉरी आंटी, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा, क्या फोन ऑब्जर्वेशन पर है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा। लेकिन सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके और अंकल के नुक्ता नजर से गलत है, मैंने कहा। लेकिन मुझे यही साबित करना था कि इसके सिवा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। मुझे आप सबकी मदद पर बहुत भरोसा था, लेकिन जमाना बहुत खराब है आंटी। सीधी उंगलियों से घी पहले निकलता होगा, अब नहीं निकलता। मेरी मुश्किलात में इजाफा हुआ और मैं उलझता चला गया, क्योंकि मेरे दुश्मन गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करते थे। ईंट का जवाब तो पत्थर से ही दिया जा सकता है। पत्थर तुम्हारी अक्ल पर पड़ गए हैं, तुम्हें किसी का ख्याल नहीं, उन्होंने हफ्गी से कहा। आप लोगों के लिए मेरा वजूद परेशानियों का सबब था और सबकी परेशानियां बढ़ रही थी। मैंने कहा, आपके घर में सुकून बर्बाद हो रहा था। महज मेरी वजह से अंकल कुशीदगी में मुब्तला थे और खतरा आप सबको लाहक था। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। राबिया का ख्याल है तुम्हें? बेगम रिजवी ने कहा। कभी गौर किया उसकी हालत पर कि वो क्या थी और क्या हो गई है? आखिर कितनी कुर्बानी चाहते हो तुम उससे? अपना तो सब कुछ गवा चुकी है वो। जरा सोचो, वो कितनी कामयाब वकील थी। इसका अपना घर था, अपनी मसरूफियात थी। अब क्या है? ना कहीं आती है ना जाती है, अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है। कहो तो खा लेती है, ना कहो तो इसे ख्याल ही नहीं आता। मुझसे छुपाती है, लेकिन क्या उसकी आंखें बताती नहीं कि वो रोती है? उसकी सेहत कितनी गिर गई है। आप रो रही हैं, मैंने दिल में उठने वाली टेस को दबा के कहा। एक एसपी की बीवी हो के अभी से हिम्मत हार बैठी हैं। राबिया तो आपके पास मेरी अमानत है। मैं समझता था आप इसको संभाल के रखेंगी, उसे समझाएंगी कि अक्ल से काम ले। भला इस तरह मसाइल हल होते हैं? मैं किसी को क्या समझाऊं? उन्होंने कहा। अक्ल में तुम सब अफलातून हो, किसी की मानते हो? जो समझाना है इसे खुद ही समझा दो। ये अमानत का बार मुझ पर मत डालो। एक पुलिस अफसर की बीवी किसी मुजरिम की अमानतदार नहीं हो सकती। उन्होंने राबिया को आवाज दी और रिसीवर रख दिया।
चंद मिनट बाद राबिया ने फोन उठा लिया। क्या बात है सिकंदर? वो बोली। बेगम रिजवी तुमसे बहुत खफा है। मैंने कहा मुझसे या तुमसे? वो हैरानी से बोली। मैंने क्या किया है? तुम खुद जानती हो। मैंने कहा आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो बताऊंगा, ऐसी हमाकत मत करना। वो बोली यहाँ फिर गार्ड पोस्ट कर दी गई है और गालबन सादे कपड़ों वाले भी हैं जो बाहर से हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं। मैं खुद आ जाऊंगी। कहाँ मिलोगे तुम? शाम 6 बजे मियाँ मीर साहब के कब्रिस्तान आ जाना। मैंने कहा गाड़ी गेट के सामने खड़ी रखना, मैं 6 और 6:30 के दरमियान किसी वक्त भी आ बैठूंगा। ये बताओ तुम आज सुबह दम अंकल के साथ मंजर के घर क्यों गई थी? अंकल को शक तो है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। वो बोली और हमने ही तुमको कहीं छुपा रखा है। अचानक उनको मंजर के घर छापा मारने का ख्याल आ गया। तुमको किसने बताया? मैंने देखा था। अगर अंकल सिर्फ 5-10 मिनट बाद आते तो इनका छापा कामयाब रहता। मैंने कहा मेरा इरादा उनसे मिलने का था। तुम्हारी गाड़ी मेरे करीब से गुजर गई। मैं मंजर के घर से 50 कदम दूर था लेकिन अंधेरे में था। क्या बताया मंजर ने? वो क्या बताता? हैरान भी हुआ और परेशान भी। राबिया ने कहा, कहने लगा एसपी साहब बनकर आए हैं तो सर्च वारंट दिखाइए। वैसे आप सिकंदर और राबिया के अंकल हैं तो मेरे भी अंकल ही हुए। आपका घर है, शौक से देखिए। मैं हर अलमारी और संदूक भी खोल के दिखा सकता हूँ। मोहसिन का क्या हाल है? मैंने कहा उस पर शक तो नहीं हुआ अंकल को? नहीं, वो एक्टर अच्छा है। राबिया हंसी। उसने मुलजिम को आजाद करने के बाद चीख मारी थी और अदाकारी में हकीकत का रंग भरने के लिए अपने सर पर कपड़े धोने का डंडा मार लिया था। खासी कुव्वत से सर में गौंटर निकल आया। हम सब नीचे पहुंचे तो वो मुकर किए बेहोश पड़ा था। अंकल परेशान भी हुए और पशेमान भी कि किस नालायक पर भरोसा किया। तफ्तीश हाक भी नहीं की, मुलजिम को मौका दे दिया कि मार के भाग जाए। उनका ख्याल था कि इसे ठीक तरह से बांधा ही नहीं गया था। मोहसिन के बाथरूम में दाखिल होते ही उसने हमला कर दिया और भाग गया। मोहसिन ने इत्तफाक किया कि ऐसा ही हुआ था। अंकल ने कहा खुदा का शुक्र है चोट ज्यादा नहीं आई, सर की चोट खतरनाक भी हो जाती है। मुझे भी हंसी आई। मुझे भी इसकी तरफ से फिक्र है। कैदी को मैं ले गया था मगर राबिया फोन ऑब्जर्वेशन पर तो नहीं है। सारी गुफ्तगू टेप हो जाएगी। अभी तक तो नहीं है, राबिया ने कहा। मोहसिन ने मालूम किया था। उसे अंदेशा था कि तुम्हारा फोन ना आ जाए। ये बताओ तुम खुद कहाँ हो और उस कैदी को कहाँ रखा है तुमने? शाम को 6 बजे। मैंने कहा मोहसिन को साथ ला सको तो ले आना और रिसीवर रख दिया। तमाम असबाब ज़रूरत गाड़ी में भर के और अपना लंच साथ लेकर मैं वापस कसरे जमशेद पहुंचा तो 10:30 बजे थे। अब मुझे शाम 5 बजे तक बाहर नहीं जाना था। चुनाचे मैं कार को अंदर ले गया और रुकबे हिस्से में खड़ा कर दिया। सूटकेस, तेल का चूल्हा, बर्तन और चाय बनाने का सामान मैंने नीचे वाले पहले ही कमरे में डाल दिया। अपने साथ मैं सिर्फ एक दरी, तकिया और झाड़ू ऊपर ले गया। कैदी की हालत अबतर थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और मुंह से झाग बह रहा था। मैंने उसके सर को बालों से पकड़ के उठाया। अपना नाम याद आया? मैंने कहा। दोस्तों के नाम याद आए? मैं बताता हूँ। वो चिल्लाया, सब बता दूंगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने नफी में सर हिलाया। ये सब पुराने हरबे हैं, तुमको दम लेने की मोहलत चाहिए। मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो संभलते ही तुम अपने अल्फाज से फिर जाओगे। तुम बहादुर आदमी हो, आज तक पुलिस तुम्हारी जुबान नहीं खुलवा सकी। मैंने उसका सर एक झटके से छोड़ दिया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और मुझे गालियां देने लगा। उसका सांस फूल गया और वो मुर्दा होके लटकने लगा। मैंने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और एक कश लिया। हाँ, मैंने जलती हुई सिगरेट को इसकी नाव पर रख दिया। कौन थे बाकी 3 आदमी? वो ज़िबाह किए हुए बकरे की तरह बुलबुलाया। बताता हूँ। उसने तड़प कर अपना पेट मला जिस पर जख्म का जला हुआ स्याह बदनुमा दाग नुमाया हो गया था। एक को जानता हूँ मैं, वो मुझे ले गया था, रहमत कबाड़ी। तुम्हारी यादाश्त बेहतर होने लगी है। मैंने एक और सिगरेट सुलगा के दूसरा कश लिया और आगे बढ़ाया। नहीं, वो चिल्लाया, लेकिन सिगरेट का रोशन हिस्सा उसके सीने पर दाईं तरफ चिपक गया था। कमरे में गोश्त जलने की हल्की सी बू फैली और इसने दिलखराश चीख मारी।
میں نے تیل کا چولہا روشن کیا اور اس کے عین نیچے رکھ دیا۔ کہاں رہتا ہے یہ رحمت کباڑی؟ میں نے اطمینان سے کہا اور تیسری سگریٹ جلائی اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ چولہے کی اٹھتی ہوئی حرارت اس کے سر کو گرم کرنے لگی تھی۔ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سگریٹ کو تیسری جگہ اس کے سینے پر بائیں طرف رکھ دیا۔ وہ اچھلا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کا جسم سخت اذیت میں بل کھا رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور جھول رہا تھا۔ اس میں اب اتنی بھی جسمانی ہمت نہ رہی تھی کہ سر اٹھا کے ہاتھوں سے رسی تھام سکے اور بندر کی طرح سیدھا اس سے چپکا رہے۔ وہ اونچا ہونے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اور سر اٹھانے کی بے سود کوشش کرتا تھا۔ جب تک تم مجھے رحمت کباڑی کا پتہ نہیں بتاؤ گے تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ وہ خود آیا تھا میرے پاس اڈے پر، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ تپش اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کس کے اڈے پر؟ میں نے کہا اور چولہے کی بتیاں کچھ اور اونچی کر دیں۔ شعلہ اور بلند ہو گیا۔ گامے ماچھی کے اڈے پر سٹا ہوتا تھا وہاں۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ کیا کام تھا اسے؟ میں نے کہا اور چوتھی سگریٹ کا کش لیا۔ کہاں لے گیا تھا وہ تم کو؟ میں نہیں بتا سکتا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کے سر کے اندر اب بھیجا تک گرم ہونے لگا تھا۔ میں نے سگریٹ اس کے نرخرے پر لگا دی۔ تم اسی شہر کے رہنے والے ہو، رات کو راستے نہیں پہچانتے؟ وہ چیخ مار کے تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ میں نے رسی کی گرہ دروازے سے کھولی اور آہستہ آہستہ اسے نیچے اتار لیا۔ وہ فرش پر کسی بے جان لاش کی طرح پڑا رہا۔ میں نیچے اترا اور اپنا اسباب ضرورت اوپر لے آیا۔ فرش کو جھاڑو سے صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک کونے کی صفائی پر قناعت کی اور وہاں دری بچھا دی۔ سوٹ کیس دری پر اور باقی سامان میں نے دری کے پاس ہی رکھ دیا۔ میرا سوٹ تو پہلے ہی غارت ہو چکا تھا۔ صبح سے میں نے منہ تک نہیں دھویا تھا۔ رہی سے ہی کسر اب پوری ہو گئی اور میں گرد و غبار سے بھوت بن گیا۔ کپڑے بدلنے سے پہلے ضروری تھا کہ کہیں سے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ اتنے بڑے قصر جمشید میں نہ جانے کتنے باتھ روم تھے، مگر سب کے نلکے خشک پڑے تھے۔ مجھے اس مالی اور چوکیدار کا خیال آیا جو پہلے سے یہاں رہتا تھا۔ آخر وہ اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرتا تھا؟ حویلی کے گرد پھیلے ہوئے کئی ایکڑ کے جنگل دما باغ میں کوئی ٹیوب ویل یا کنواں تو ہوگا۔ میری تلاش کامیاب رہی۔ سرونٹ کوارٹر کی منہدم شدہ عمارت کے ایک گوشے میں مجھے ہینڈ پمپ نظر آ گیا۔ میں نے اس کے ہینڈ پمپ کو اوپر نیچے کیا۔ کچھ دیر میں اس سے ہوا نکلتی رہی، لیکن اوپر چڑھنے والا پانی خود اپنی موجودگی کی خبر دے رہا تھا۔ مجھے ہینڈل پر پہلے سے زیادہ قوت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ بالآخر پانی ہینڈ پمپ میں بولا اور اس کا شفاف دھارا ابل کے باہر گرا۔ میں اس دریافت پر اتنا ہی خوش تھا جتنا امریکہ ملنے پر کولمبس خوش ہوا تھا۔ اوپر آ کے میں نے اپنے قیدی کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے سود پڑا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مکر تو نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے تلوے کو ایک تنکے سے سہلایا، مگر اس نے جنبش نہ کی۔ ایک برتن اور تولیہ لے کر میں نیچے آ گیا۔ ہینڈ پمپ دو نامکمل دیواروں کے گوشے میں نصب تھا۔ تیسری طرف ملبے کا ڈھیر تھا اور چوتھی سمت میں حویلی کی فصیل دور ہونے کے باوجود پردہ فراہم کرتی تھی۔ میں نے اطمینان سے غسل کیا اور تولیہ لپیٹ کر اوپر پہنچا تو میرے ایک ہاتھ میں میلے کپڑوں کا بنڈل تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا برتن۔ سوٹ کیس میں سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر پہننے کے بعد میں نے وقت دیکھا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میرا قیدی کراہنے لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پانی، وہ بولا۔ میں نے رسی کو پھر کھینچا اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ وہ زیادہ اونچی آواز میں کراہنے لگا۔ پانی نظر آیا تمہیں؟ میں نے کہا۔ نیچے دیکھو، اس پتیلی میں پانی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا۔ میں رسی کو زور لگا کے کھینچنے لگا۔ اس مرتبہ وہ فرش سے 10 فٹ اوپر چلا گیا اور اس کے پاؤں فانوس کے ڈھانچے کو چھونے لگے۔ پھر میں نے رسی کو ایک دم ڈھیل دی۔ وہ 4 فٹ نیچے آیا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ اسے موت سامنے نظر آنے لگی اور اس کا خیال یہی ہوگا کہ ایک لمحے بعد وہ 10 فٹ کی بلندی سے سر کے بل فرش سے ٹکرائے گا، لیکن میں نے رسی کو پھر پکڑ لیا اور اسے 6 فٹ کی بلندی پر لٹکا دیا۔ تمہارے بیوی بچے یقیناً نہیں ہوں گے، ورنہ تم ان کے لیے زندہ ضرور رہتے، میں نے کہا۔ خدا کے لیے رحم کرو، میری لڑکی، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے میری منت سماجت شروع کی۔ اگلے مہینے اس کی ماں نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ میں نے سر ہلایا۔ اب رخصتی کون کرے گا؟ کہاں رہتے ہو تم؟ محلہ بی بی پاک دامن میں، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بولا۔
میں نے اسے نیچے اتار دیا، اسے پینے کے لیے پانی دیا اور دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ تمہاری بیٹی کو رحمت کباڑی کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی، وہ چلایا۔ اسے تو میرے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کتنا خراب آدمی ہوں، محلے میں کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی کو باپ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں نہ اسے بھی بلا لیں یہاں؟ وہ دیوانہ وار مجھ پر لپکا۔ تم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کے ایک مکہ رسید کیا اور وہ وہیں جا گرا جہاں سے اٹھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ گاؤں میں ماچھی کے اڈے پر لوگ تمہیں جانتے ہوں گے۔ آج تک کسی کو میں نے گھر کا پتہ نہیں بتایا۔ وہ سر اٹھا کے بولا، تمہیں میرا نام بھی معلوم نہیں؟ تمہاری صورت تو بہت سے لوگ پہچانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، شام کو ایک فوٹوگرافر آئے گا، کل تک تمہاری تصویر بن جائے گی۔ محلہ بی بی پاک دامن میں کتنی گلیاں ہیں، کتنی دکانیں ہیں، تمہاری تصویر دیکھ کے کوئی نہ کوئی پولیس کو تمہارے گھر ضرور لے جائے گا، اور جب پولیس اسے گرفتار کرے گی، مثلاً اس جرم میں کہ تم اس سے عصمت فروشی کراتے تھے، تو یہ خبر نہیں۔ وہ چلایا، اس نے کچھ نہیں کیا، میرے جرم کی سزا اسے مت دو۔ رحمت کباڑی کہاں ملے گا؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں بتا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ ہانپنے لگا۔ اسے معلوم نہ ہو کہ میں نے غداری کی تھی۔ پہلے مجھے چھوڑ دینا، بس میری بیٹی کی شادی ہو جائے، پھر وہ بے شک مجھے مار ڈالے، مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں نے کہا، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم نے چالاک بن کے دھوکہ دیا مجھے یا جھوٹ بولا تو اپنی بیٹی کے مستقبل کی تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں پہلے تصدیق کروں گا کہ تم نے سچ بولا ہے یا نہیں۔ کوئی بات غلط ہوئی تو کل اسی جگہ تمہاری ملاقات بیٹی سے ہوگی، جو تمہیں یاد رہے گی، تمہیں بھی اور تمہاری بیٹی کو بھی۔ اس کی کمزور رگ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے رحمت کباڑی کا پتہ کیسے نہ بتاتا۔ اس نے ڈینگ ماری تھی کہ پولیس اس کی زبان نہیں کھلوا سکی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ انسان کا جسم کتنا کمزور قلعہ ہے، اور تشدد کے ذہنی اور جسمانی طریقے شطرنج کی چالوں کی طرح ہیں، لا تعداد اور ایک سے ایک مؤثر، قوت مدافعت کو مات دینے والا اور برداشت کی طاقت سے کہیں زیادہ۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو تشدد ایک فن ہے اور سائنس ہے جس میں محض انسان کی بے رحم ذہانت ہی نہیں، ذہن کو تابع فرمان بنانے والی ادویات سے لے کر الیکٹرانک مشینوں تک سب کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کوئی ماہر فن نہیں تھا، لیکن میرے مقابل ایک معمولی آدمی تھا، ایک ادنا درجے کا مجرم جس کی قوت ارادی بہت کم تھی اور جو مجبور بھی تھا۔ خلاف توقع مجھے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کھانے کو دیا اور اس کے مانگنے پر سگریٹ بھی دی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اسے آزاد کر دیا اور ریوالور قریب رکھے دری پر نیم دراز رہا۔ اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ تمہاری حیثیت وعدہ معاف گواہ کی ہو گئی ہے، میں نے کہا، اس لیے میں تم سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ مایوسی سے بولا۔ اب تک دلاور کو پوری رپورٹ مل چکی ہوگی کہ میں پکڑا گیا ہوں، لیکن دلاور نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ تم قید سے فرار ہو گئے ہو، ورنہ ایس پی صاحب اب تک تم کو پولیس کے حوالے کر چکے ہوتے، تمہارے خلاف رپورٹ ہوتی تھانے میں۔ لیکن میں کیا بتاؤں گا کہ فرار ہونے کے بعد میں کہاں رہا، واپس کیوں نہیں پہنچا۔ وہ بہت نروس اور پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اس نے بیٹی کا نام کیوں لیا۔ اسی مجبوری کے باعث وہ اپنے ساتھیوں سے غداری کا مرتکب ہوا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ بیٹی سمیت اس شہر سے چلا جائے۔ اگلے مہینے اسے بیٹی کو رخصت کرنا تھا اور وہ خوفزدہ تھا کہ اسے اتنی مہلت بھی مل جائے گی یا نہیں۔